क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाकर के वहां देख करके और एनसीईआरटी को जब आप देखेंगे तो आपका बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और जीएस जो है मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो क्लास 12 की एनसीईआरटी में भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 है विनिर्माण उद्योग। इसमें हम लोग सूती वस्त्र उद्योग को, लौह इस्पात उद्योग को, चीनी उद्योग को, पेट्रो रसायन उद्योग को और भारत में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं इनके बारे में जानेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ा है, इसकी चर्चा भी इसमें की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं और अगर इसको नहीं जानेंगे तो जीएस में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये इंडियन ज्योग्राफी क्लास 12 एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग। इसमें लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादों जैसे गेहूँ, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब हर चीज़ की आवश्यकता होती है और हर चीज़ कहीं न कहीं निर्माण होता है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। तो हर चीज़ उद्योगों में ही बनते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे पंखा हो, चाहे कार हो या कोई दवा हो। ठीक है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये हैं उद्योग धंधे। एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो उद्योग धंधे क्या करते हैं? एक तो उत्पादन करके सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और दूसरा श्रमिकों को रोजगार भी देते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो इसीलिए उद्योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है उद्योगों के प्रकार। लिखा है उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी निर्माण मतलब पूंजी निवेश के रूप में और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। तो आकार के आधार पर बृहद उद्योग, पूंजी निवेश के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। और हमारे यहाँ बृहद उद्योग है, मध्यम उद्योग होते हैं, लघु होते हैं और कुटीर उद्योग होते हैं और हर जगह पर अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। स्वामित्व मतलब मालिकाना की अगर देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, तो सार्वजनिक सेक्टर का मालिक कौन होता है? सरकार होती है। व्यक्तिगत उद्योग का मालिक निजीकरण होता है, कोई जैसे आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। और मिश्रित और सहकारी सेक्टर में, तो मिश्रित में सरकारी मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों शामिल होते हैं और सहकारी जिसमें कई लोग मिल करके उद्योगों की स्थापना करते हैं, इसे हम कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, में विभक्त किया गया है। तो हमारे यहाँ उद्योग जो है सार्वजनिक सेक्टर पे हैं, निजी क्षेत्र पे हैं, मिश्रित भी हैं और सहकारी भी हैं। आगे लिखा है सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित जो है कंपनियां या निगम होते हैं। तो जो याद रखना, जो सार्वजनिक सेक्टर होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, मतलब इनको सरकार बजट प्रावधान कराती है। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतया सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे होते हैं, जैसे रक्षा में जो मिसाइलें बनती हैं, जो सैटेलाइट बनते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, वो सारे काम अधिकांश देखा जाता है तो वो सार्वजनिक महत्व के मतलब सेक्टर में ही आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो इन आधारों पर भी जो है हमारे यहाँ उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, जिसको हम और आगे डिटेल में देखेंगे। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया। तो कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे लिखा है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन होते हैं? जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, जूट उद्योग। वन आधारित उद्योग जैसे कागज उद्योग या फर्नीचर उद्योग।
खनिज आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति के मतलब आधार पर होता है। इस प्रकार के 8 उद्योग प्रमुख होते हैं। तो हमारे यहाँ 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? धातु कर्म उद्योग, मतलब धातु जो बनती इस्पात बनता है, यांत्रिकी इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक जो है और संचार उद्योग। ये है हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण 8 उद्योग होते हैं, ठीक है। आप जो है कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, क्या इनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं है। तो स्वतंत्र उद्योग क्या होता है इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लिखा है जो है उद्योगों की अवस्थिति। तो एक बात याद रखिएगा, उद्योगों की अवस्थिति 3-4 पैमानों पर होती है। जैसे वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है कि नहीं है, पहला। दूसरा, वहाँ श्रम है कि नहीं है, मतलब मजदूर हैं। तीसरा, वह बाजार है कि नहीं है। और चौथा है आपका परिवहन है वहाँ कि नहीं है। और एक पूंजी होता है। तो ये 5 चीज़ों पर ही उद्योग स्थापित होते हैं। तो उसी को लिखा है उद्योगों की अवस्थिति। तो उद्योगों की अवस्थिति किस पर निर्भर करती है, तो किस किस पर निर्भर करती है उसी चीज़ को यहाँ पर हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा है क्या आप पूर्वी और दक्षिण भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही इस्पात उद्योग ज़्यादा प्रसिद्ध है, या फिर दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक में। तो ये उद्योग यहीं पर क्यों लगाया गया? आखिर पूर्वी और दक्षिण भारत में, कर्नाटक में और ये पूर्वी भारत में ही उद्योग यहाँ क्यों स्थापित हुआ? चाहे आप झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो। तो इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि यहाँ लोहा पाया जाता है, यहाँ भी लोहा पाया जाता है। तो जहाँ लोहा पाया जाएगा वहीं पर उद्योग लगा दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लौह इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कच्चा माल पाया ही नहीं जाता है, इसलिए ये उद्योग यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता है। क्योंकि याद रखना, जैसे आपका अगर यहाँ पर लोहा पाया जाता तो यहाँ से लोहा कच्चे निकाल करके यूपी बिहार में लाके उद्योग नहीं लगाएंगे, तो लोहा और महंगा हो जाएगा। तो जहाँ पर लोहा पाया जाएगा वहीं पर इंडस्ट्री लगा देंगे, तो उससे लोहा जो है क्या हो जाएगा, सस्ता रहेगा और आम जनता को ज़्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखना, हमारे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में कोई भी लौह इस्पात उद्योग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बाजार है, यहाँ इस्तेमाल होता है बाजार के रूप में, ठीक है, लोहे का। अब लिखा है उद्योगों की अवस्थिति कई कारकों पर निर्भर होती है, मैंने भी बताया था। तो कोई भी उद्योगों की स्थिति जो होती है वो कई कारकों पर, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, ठीक है। दूसरा, शक्ति मतलब पावर, विद्युत, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है कि उद्योगों की अवस्थिति किस पर निर्भर करती है, तो पहला कच्चे माल, जहाँ कच्चा माल होगा वहाँ पर। दूसरा, पावर, विद्युत का। तीसरा, बाजार होना चाहिए उसके लिए कि हम उत्पादन तो कर देंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ। पूंजी होनी चाहिए जिससे हम नई नई मशीनें जो है क्रय कर सकें। यातायात होना चाहिए जिससे हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें। और श्रम होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए जो उस काम को कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए उद्योगों की अवस्थिति के लिए ये सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। इन कारकों द्वारा सापेक्षित महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। तो याद रखना, उद्योगों के प्रकार और कच्चे माल में घनिष्ठ संबंध होता है। याद रखना, कच्चे माल पर ही उद्योगों के प्रकार निर्भर करते हैं। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। तो वहीं पर आर्थिक दृष्टि से उद्योग लगाए जाते हैं, या तो बाजार के निकट या कच्चे माल के निकट। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो परिवहन ही ऐसा है जो जहाँ पे उत्पादन हो रहा है और जहाँ बाजार है, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? परिवहन करता है। इसीलिए परिवहन की व्यवस्था को मजबूत करना किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो सब तक वस्तुएं नहीं पहुंच पाएंगी। आगे लिखा है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त नीचे विवरण दिया गया है। पहला है कच्चा माल। तो कच्चा माल ही किसी स्थिति जो है उद्योग की स्थिति को प्रभावित करता है। तो लिखा है भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग
उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। तो भार ह्रास का मतलब हो गया जैसे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग कहाँ लगाया जाएगा? जहां गन्ने का उत्पादन होता है। अगर ऐसा वहां नहीं लगाया जाएगा तो गन्ना काटने के बाद सूख जाएगा, इसीलिए उसे हम भार ह्रास उद्योग कहते हैं। लगातार उसका भार क्या होगा? कम होता जाएगा गन्ने का, इसीलिए याद रखना उसे हम कहाँ लगाते हैं? तो जहां गन्ने का उत्पादन, जहां कच्चा माल होता है वहीं हम चीनी मिल को क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं। तो उसे कहा जाता है भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग। ठीक है, उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां पर ये उपलब्ध होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित किए जाते हैं, अब आपको मालूम चल गया। मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ भी लिखा है क्योंकि ये सूख जाएंगे, इसे भार ह्रास उद्योग हैं। इसी तरह लुगदी उद्योग, लुगदी मतलब जिससे कागज बनता है, लुगदी उद्योग तांबा परगलन जहाँ तांबे को गलाया जाता है, और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे लुगदी कपड़ा बनाने के या जो है आपका कागज बनाने के उद्योग को अगर हम उसके स्थान पर ही नहीं लगाएंगे, दूर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? परिवहन बेज़्यादा हो जाएगा और वो कागज महंगा हो जाएगा। तांबा कहाँ गलाया जाता है? जहाँ पर उद्योग हो, जहाँ पर वो कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। या फिर आयरन उद्योग वहीं होता है, लौह इस्पात उद्योग वहीं होता है जहाँ पर लोहा पाया जाता है, जिससे गलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा महंगा भी ना हो। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल होते हैं। तो गन्ने की तरह याद रखना, लौह इस्पात उद्योग भी और जो है कोयला उद्योग भी क्या होता है? भार ह्रास उद्योग होते हैं। तो ये अपने स्थान पर ही लगाए जाएंगे जहां पर ये पाए जाते हैं। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल के स्रोत के निकट होना चाहिए। अब आपको ये जो बात बताई गई है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ कच्चा माल पाया जाएगा वहीं लौह इस्पात उद्योग लगाया जाएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण भी हमारे पास हैं, बिल्कुल मैप के माध्यम से। अभी मैं जब समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यही कारण है कि अधिकांश लौह इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों जैसे बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं, अथवा लौह इस्पात उद्योग स्रोतों भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित हैं। तो या तो जो है कहाँ पाए जाते हैं लौह इस्पात उद्योग? जो है जहाँ कोयला आधारित क्षेत्र, जहाँ कोयला ज़्यादा पाया गया वहाँ लगा दिया गया, या फिर जहाँ पे लोहा ज़्यादा पाया गया वहाँ लगा दिया गया। तो भद्रावती, भिलाई और राउरकेला जो है जहाँ लोहे के खाने हैं वहाँ लगा दिया गया, और जहाँ कोयला ज़्यादा पाया जाता है जैसे बोकारो के पास दुर्गापुर, तो वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगा दिया गया। ठीक है, अब इसको जब हम मैप के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, और आगे इसी में पूरा मैप के माध्यम से चीज़ों को समझाया भी गया है। शक्ति मतलब होता है पावर, विद्युत, जिससे मशीनें चलेंगी। लिखा है शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करता है, और इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है, क्योंकि इसके लिए विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन बनाने के लिए विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है वहीं पर इसके इंडस्ट्री लगा दी जाती हैं, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग होते हैं। अभी मैंने बता दिया। तो ये जो क्या करते हैं, अधिक जो है शक्ति को, इनको बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहीं पे इसको लगा देते हैं, जिन्हें विद्युत की बड़ी जो है मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आपको इस समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगला जो कारण है वो है आपका बाजार। याद रखना, कोई भी उद्योग जब लगाया जाता है तो बाजार पहले तय किया जाता है कि हम उसको सामान को बेचेंगे कहाँ, कहाँ पहुँचाएंगे। ठीक है, तो बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है, और भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं, क्योंकि बाजार डिमांड मतलब उसको क्रय करने के लिए डिमांड पैदा करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें भार ह्रास की मतलब नहीं होता है, कच्चे माल का उपयोग होता है, और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। तो याद रखना, जो सूती वस्त्र उद्योग है ये कच्चे माल के निकट स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि ये भार आधारित उद्योग नहीं है। तो ये याद रखना, सूती वस्त्र उद्योग हमेशा जो है बाजार, जहाँ बाजार नगर होता है, बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं, जैसे अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, तो यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग हमेशा बाजार के निकट लगते हैं, ये बात याद रखना। आगे लिखा है, और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। मैंने अभी बताया मुंबई, सूरत, अहमदाबाद। ठीक है, उदाहरण जैसे यहाँ लिखा भी है मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि, मैंने वही बताया, वो यहाँ लिखा भी है। पेट्रोलियम
परिशोधनशालाओं, जो पेट्रोलियम होता है, रिफाइनरी, अब पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात कर रहा है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी को कहते हैं पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि पेट्रोलियम को वहाँ क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और वहीं पे जाकर के बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो भी बाजार के निकट, जैसे आपका बरौनी हो गया, मथुरा हो गया। ठीक है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है, तो जो कच्चा तेल होता है उसका परिवहन क्या होता है, आसान होता है, और उसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। कोयली जो है, याद रखना, ये आपका गुजरात में है, मथुरा बरौनी, तो मथुरा यूपी में, बरौनी बिहार में है। इसके विशिष्ट उदाहरण हैं जो बाजार के निकट स्थापित किए गए हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पत्तन का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्तन मतलब बंदरगाह की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बंदरगाहों के निकट भी जो है क्या लगाए जाते हैं, तो बंदरगाहों के निकट भी जो है रिफाइनरी लगाई जाती हैं। आप जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यहाँ पारादीप बंदरगाह है, यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, यहाँ मंगलुरु बंदरगाह है, यहाँ पे मरमगोवा बंदरगाह है, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है, तो यहाँ भी रिफाइनरी लगा दी जाती है। तो जब विदेशों से कच्चा माल आता है, कच्चा तेल आता है, तो यहीं भी क्या करते हैं, उसको रिफाइन कर लेते हैं, और रिफाइन करके तब जो है पाइपलाइन के माध्यम से देश के आंतरिक भागों में भेज देते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिवहन। तो उद्योगों के लिए परिवहन बहुत जरूरी है। मैंने अभी बताया कि कच्चे माल जहां उत्पादन होता है, जहां बाजार होता है, वो एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। तो परिवहन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर तरह का परिवहन होना चाहिए जो बड़े बड़े महानगरों को जोड़ सके। तो लिखा है, क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उसके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु नोड बन गए हैं। रेलवे लाइन बिछाने के बाद भी उद्योगों की आंतरिक भागों में हस्तांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित हैं। अभी आगे बताऊंगा, मैप के माध्यम से पूरा मैप यहाँ बना हुआ है कि मैप के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे आपका दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को, मुंबई को, सबको जो है रेलवे माध्यम से जोड़ा गया, जिससे परिवहन व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो जाती है और यहाँ तक जो है वस्तुएं आसानी से पहुँच जाती हैं। और उद्योगों की स्थापना के लिए एक जरूरी है श्रम। लिखा है क्या मतलब, हम श्रम के बिना उद्योग के बारे में सोच सकते हैं? तो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक श्रमिक नहीं रहेंगे तब तक हम उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उद्योगों को जो है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो स्किल श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, लेबर की। भारत में श्रम बहुत जो है गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक होने की वजह से श्रमिक बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐतिहासिक कारक भी होता है। तो लिखा है, क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? तो याद रखना, ये अंग्रेजों ने बसाया था, तो यहाँ पर पहले से जनसंख्या थी, इसलिए बाजार के रूप में उभर गए। ये स्थान हमारे उपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का अधिकार था। उपनिवेशीकरण के जो प्रारंभिक चरणों में निर्माण प्रक्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, ढाका बांग्लादेश, जो है वो भदोही जो आपका उत्तर प्रदेश, सूरत आपका जो है गुजरात, बड़ोदरा गुजरात, कोझिकोड केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से ओढ़ और उपनिवेशिक शक्ति को की भेदपूर्ण नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों में का तेजी से विकास हुआ। तो अंग्रेजों के खिलाफ भी जो है हमारे यहाँ बहुत सारे पूंजीपतियों ने इन केंद्र जो है जिलों में अलग अलग उद्योगों की स्थापना कर दी। मतलब एक क्या कह सकते हैं, भेदमूलक नीति के तहत। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, जिनमें देश के विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार होता गया। तो बाद में जब अंतिम चरण आया उपनिवेश का, जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तो उन्होंने भारत में भी कई उद्योगों की स्थापना की। ठीक है, आगे आते हैं औद्योगिक नीति क्या होती है। लिखा है, एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य जो है संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना होता है। तो भारत सरकार का एक उद्देश्य ये है कि हम जो है पूरे भारत में संतुलित तरीके से प्रादेशिक विकास करें, मतलब हर राज्य का विकास होता रहे, ऐसा ना हो कि कोई राज्य पीछे चला जाए और सब राज्यों का आर्थिक समृद्धि होती रहे। इसीलिए आर्थिक जो है औद्योगिक नीतियाँ
आर्थिक नीतियां जारी की जाती हैं। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो जनजातीय क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग लगा देंगे तो यहाँ के जो पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र है उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा और ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहन देती है। तो ये जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र का क्या हो जाए? विकास हो जाए। अब आते हैं मुख्य उद्योग। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार उद्योग होता है। याद रखना, लौह इस्पात उद्योग किसी भी जो है औद्योगिक विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए भी हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है। तो लोहा को क्या मानते हैं हम? एक मूल आधार उद्योग मानते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम कोई फैक्ट्री भी लगाते हैं तभी हमें इस्पात तो खरीदना पड़ता है, बिना लोहा खरीदे हम काम नहीं कर सकते हैं। मशीन खरीदना पड़ता है और मशीन में लोहा लगा होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है जो हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। इसलिए वो परंपरागत रूप से मतलब प्राचीन काल से मतलब मध्यकाल से होते हुए आगे बढ़े हैं। चीनी उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ये जहाँ कच्चा माल होता है वहीं पर चीनी उद्योग लगाए जाते हैं, जो कि अंग्रेजों के समय में भी फला फूला। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ चीनी उद्योग बहुत ज़्यादा स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग जो है और अवगम प्रौद्योगिकी उद्योग मतलब IT जो है कि विवेचना भी हम लोग करेंगे। तो पेट्रोमेकेनिकल जो इंडस्ट्री होती है इसके बारे में और जो है कुछ आधुनिक उद्योगों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम चलेंगे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक जो है विकास के दरवाजे खोल दिए। जब हमारे यहाँ लौह इस्पात उद्योग तेजी से स्थापित हो गया तो इसके आधार पर हमारे यहाँ कई उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी उद्योग स्थापित होते हैं उनमें लोहे की आवश्यकता जरूर होती है। इसलिए लोहे को हम क्या कहते हैं? एक मूल आधारित अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। लिखा है, क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो याद रखना, लोहे के बिना हम कृषि का औजार नहीं बना सकते हैं। हम ना मशीन बना सकते हैं, ना हम कंप्यूटर बना सकते हैं, ना हम कुछ और बना सकते हैं। इसीलिए लोहे की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। इसलिए लोहे को हम क्या मानते हैं? आधारभूत उद्योग मानते हैं। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त याद रखना, जब लोहा हम बनाते हैं, लौह इस्पात बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे लिखा है। तो याद रखना, जब हम लौह इस्पात उद्योग के तहत इस्पात बनाते हैं तो हमें लोहे के जो है लोहे का कच्चा माल चाहिए, तो उसे हम कहते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क लोहे का कच्चा माल हो गया। कोककारी कोयला होता है, जब तक कोयला से हम जलाएंगे नहीं तब तक ये जो है पिघलेगा नहीं। इसके अलावा चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और जो है इसके अलावा क्या कहते हैं? अग्निशमृतिका मतलब कि हो गया मिट्टी। इसमें जो चीनी मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, तब जाकर के इस्पात जो क्या होता है? तैयार होता है। आगे लिखा है, ये सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। तो जहाँ कच्चे माल पाए जाते हैं वहीं पर लौह इस्पात उद्योग लगाए जाते हैं। अभी मैं सारा एग्जाम्पल आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य, तो ये क्षेत्रों में ये सब चीजें पाई जाती हैं। अन्य जो है संपूरकों से समृद्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ से ही स्थापित किया गया था। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात का जो है कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और अनुसर्गिक उद्योग भी शामिल हैं। तो जो उसके साथ और भी उद्योग क्या हो गए? लगा दिए गए। अब आते हैं एकीकृत इस्पात कारखाने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकीकृत इस्पात खाने में टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को की हम पहले बात करेंगे और इसको मैप के थ्रू पहले हम इसको समझेंगे। तो यहाँ लिखा है, टाटा लौह इस्पात मुंबई
कोलकाता रेलवे मार्ग के निकट, बहुत निकट स्थित है। तो याद रखना, जैसे आपका ये कोलकाता है, अभी मैं पे बताऊंगा अभी ये कोलकाता है, ये आपका ये मुंबई है, तो उसी के मार्ग पे निर्भर है, यहाँ पर है। तो जिसको यहाँ पर है तो दोनों के मार्ग पर अवस्थित है। ठीक है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पत्तन कोलकाता है। तो कोलकाता से इसका यहाँ से इस्पात निर्यात किया जाता है। संयंत्र को पानी सुवर्णरेखा से और खारकई नदियों से, लोहा नोआ मंडी से और बादाम पहाड़ी से प्राप्त होता है, और कोयला जो है जोड़ा खानों उड़ीसा से, और कोकारी कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। टिस्को को पानी कहाँ से मिलता है, तो आपको याद रखना स्वर्णरेखा नदी से और खरकोई नदी से। ठीक है। अब इसको जरा हम मैप पे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं लोहा इस्पात जो है, टाटा लोहा इस्पात जो है टिस्को कहाँ लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं ये जमशेदपुर में टिस्को है। ठीक है। यहाँ देखो नदी है, स्वर्णरेखा नदी है और खरकल नदी है, जहाँ से इसको पानी मिलता है। ये स्वर्णरेखा नदी आ रही है, देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ देख सकते हैं कोलकाता को मार्ग है और ये मार्ग मुंबई को जा रहा है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्ग पे स्थित है। तो यहाँ से कोलकाता के लिए और मुंबई के लिए लोहा आसानी से रेलवे द्वारा चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो याद रखना इसमें इसको लोहा कहाँ से मिलता है, तो देखो यहाँ लिखा भी है बहुत अच्छे से। तो लोहा ये लिखा है आपका गुरुम जो है हिसानी से आपको लोहा यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ से लोहा मिलता है सब खानों के नाम यहाँ दे दिए गए हैं। इसके अलावा झरिया से क्या पाया जाता है, झरिया से यहाँ कोयला आ जाता है। ठीक है। तो याद रखना इसीलिए यहाँ पे कच्चे माल सारा उपलब्ध है, इसीलिए टिस्को यहाँ लगाया गया है। तो परिवहन बाजार से जोड़ दिया गया, कच्चा माल सारा यहाँ उपलब्ध है, इसलिए टिस्को के लिए ये व्यवस्था क्या हो गई, बहुत अच्छी हो गई। और कहाँ से क्या क्या पाया गया सब यहाँ पर एक साथ सबको यहाँ पे देखो दे भी दिया गया है। तो ऐसे सारे उद्योग कैसे स्थापित किए गए हैं सबके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दूसरा जो इस्पात केंद्र है उसका नाम है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी जो है इसको, ये कहाँ पे है, तो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। तो हीरापुर और कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अभी इसको भी मैप के तो समझेंगे। 1937 में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के जो है सहचर से मतलब बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र जो है, कौन कौन संयंत्र, तीनों कौन से, बर्नपुर, कुल्टी और हीरापुर। ठीक है। तीनों संयंत्र जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों, रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लो इस्पात जो है कहाँ से प्राप्त होता है, इससे सिंहभूम झारखंड से आता है। तो याद रखना कोयला कहाँ से आता है, तो कोयला रानीगंज झरिया से आता है और रामगढ़ से, और लोहा कहाँ मिलता है, सिंहभूम से आ जाता है। जल कहाँ से मिलता है इसको, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी से यहाँ जल प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्य से 1972-73 में भारतीय लोहा इस्पात कारखानों से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसके लोकेशन को, इसके मैप को भी समझ लेते हैं। अब आप इस मैप को देखिए भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का। तो देखो 3 यहाँ फैक्ट्रियां लगी थी, कौन कौन सी, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। आसनसोल कोलकाता मार्ग पर स्थित है यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो लो इस्पात संयंत्र ये आपको तीनों दिख गया। ठीक है। अब आप देखिएगा चूना पत्थर कहाँ से आता है, चूना कहाँ कहाँ से आता है, तो लिखा है जो है आपका वीर मित्रपुर से ये यहाँ से क्या आ जाता है, चूना आ जाता है। लो एस कहाँ से आता है, तो लो एस जो है अभी यहाँ पे कहाँ से आता है, तो सिंहभूम जिले से आता है। कोयला कहाँ से आता है, तो ये देखो झरिया कोयला खान है, यहाँ से आ जाता है और रेलवे लाइन है, तो इसके माध्यम से व्यापार हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से सारे उद्योगों को स्थापित किया गया है। ठीक है। तीसरा जो इस्पात संयंत्र है उसका नाम है विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील जो है बॉक्स, ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। तो तीसरा एकीकृत जो है इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील जो है बॉक्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और आयरन बॉक्स के नाम से जाना जाता था। बाबा बुदन की पहाड़ियों के मानगुडी से लो अयस्क के क्षेत्रों के निकट स्थित है। बाबा बुदन पहाड़ी का है, कर्नाटक में है, तो ये कर्नाटक में लगाया गया है। ठीक है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन
इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता, तो यहाँ कोयला नहीं पाया जाता, तो कोयला यहाँ लाना पड़ता है। यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र है जहाँ कोयला नहीं पाया जाता, तो आपका यही है विश्वेश्वरैया है। ठीक है। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जो है जलाकर बनाए गए जो है चारकोल, तो लकड़ी से जो है कोयला बनाया गया था, को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई, तो यहाँ विद्युत के द्वारा क्या करते हैं, हम लोहे को पिघला देते हैं, जिसमें जोग जलप्रपात जल विद्युत परियोजना से जो है जल विद्युत का उपयोग होता है। तो याद रखना, यहाँ जोग जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। इसे जो है महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, और यहीं से विद्युत आता है, जिससे विद्युत भट्टियां चलती हैं। यहाँ कोयला पाया नहीं जाता है, तो लोहा को गलाने के लिए यहाँ विद्युत का उपयोग करते हैं, बाकी जगह कोयले का उपयोग करते हैं। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, और यह संयंत्र जो है विशिष्ट इस्पात और एलॉय का उत्पादन करता है। ठीक है। अब हम लोग इसको भी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र आप देख सकते हैं, यहाँ तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, आप देख सकते हैं तुंगभद्रा नदी है, और यहाँ पर ये भद्रावती है जहाँ पर ये फैक्ट्री स्थापित की गई है। ठीक है। और याद रखना बाबा बुदन हिल्स यह है जहाँ से आपका लोहा आता है, यहाँ कोयला नहीं पाया जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों से आप देख सकते हैं यहाँ पर नदियाँ भी बहुत सारी हैं जहाँ से इसको जल प्राप्त होता है, और ये जोग जलप्रपात है जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है और ये इसको मिल जाता है। ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र वही क्षेत्र है जहाँ से जो है विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र काम करता है, और रेलवे लाइन से ये जोड़ा गया है जहाँ से जो है आसानी से चीज़ों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये बात रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं, और इसको जानना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भद्रा नदी भी है, और यह भद्रावती इसका नाम ही है, स्थान का नाम है जहाँ पर यह कंपनी स्थापित की गई है। ठीक है। तो भद्रावती कहाँ इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, विश्वेश्वरैया के नाम से, तो यह कर्नाटक में है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वतंत्रता के बाद, अब देश की आज़ादी जब हो गया तब, तो स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। तो याद रखना, आज़ादी के बाद हमने जो है विदेशी सहयोग से कंपनी की स्थापना की, जैसे राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर जो है संयंत्र विद्युत हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है के अधिकार में आते हैं, और 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई है। तो ये सब स्थापित कब किए गए, तो ये सब देश के विभाजन के मतलब आज़ादी और विभाजन के बाद स्थापित किए गए, और याद रखना ये तीनों विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए हैं। तो पहला कौन है, राउरकेला, पहले देख लेते हैं। तो राउरकेला को याद रखना, इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। क्वेश्चन बीपीएससी में, यूपीटीसीएस में और आईएएस एग्जाम में भी ये पूछा गया है। ध्यान रखना, राउरकेला कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। यहाँ पे उड़ीसा में लोहा पाया था, इसलिए वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। ध्यान रखना, इसलिए क्या हो जाता है, इस्पात संयंत्र का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि इसका परिवहन ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त है, क्योंकि इसे निकटतम झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और जो है केदुझर से लोहा इस्पात प्राप्त हो जाता है। तो याद रखना, झरिया से लोहा कई इस्पात केंद्र को जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, महानदी पर है उड़ीसा में, तो यहाँ से विद्युत मिल जाता है। और जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए ये भी उद्योग यहाँ पर फल फूल गया। इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। अब हम लोग राउरकेला इस्पात संयंत्र को मैप के माध्यम से अगर हम समझें, तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्राह्मणी नदी है, यहाँ कोयल नदी है। ठीक है। तो ये नदियों से जल मिल जाता है इसको। ठीक है। राउरकेला संयंत्र ये लगा हुआ है। हीराकुंड बांध से विद्युत उत्पादन हो जाता है, मतलब यहाँ विद्युत पहुँच जाता है। वीर मित्रपुर से जो है क्या जाता है, चूना पत्थर मतलब आ जाता है जो है। इसके अलावा जो है आपका लोह इस्पात कहाँ से आता है, मतलब कच्चा लोहा कहाँ से आता है, तो किरी जो है बुर से आ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से आता है। और याद रखना, ये जो है आपका रेलवे स्टेशन जो यहाँ से गुजरा भी है, रेलवे भी, तो यहाँ से निर्यात भी हो जाता है। तो याद रखना, इसीलिए जो है इन सब केंद्रों में जो है देखा गया है रेलवे का विकास ज़्यादा किया गया। तो इसीलिए इसको मैप के माध्यम से जब हम समझते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है। अब हम बात भिलाई इस्पात संयंत्र की करें, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। तो किसके सहयोग से की गई है, रूस के सहयोग से की गई है। और कहाँ की गई है, छत्तीसगढ़ में।
दुर्ग जिले में इसकी स्थापना की गई है और 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद मतलब के दौरान यहाँ लौह इस्पात जो है अगर देखा जाए तो लौह इस जो अयस्क है आपका डल्ली राजहरा खानों से और कोयला जो है कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल जो है तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप विद्युत शक्ति गृह से प्राप्त हो जाता है। और यह संयंत्र कोयला जो है कोलकाता मुंबई रेलवे स्टेशन पर मतलब रेल मार्ग पर स्थित है और उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है, तो यहाँ पर से निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये भिलाई जो है इस्पात संयंत्र है, आप इसमें देखिए ये भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ देखिए आपका ये जो है कोलकाता और ये जो है मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक है, बाजार के हो गया। यहाँ पर देखते हैं कोरबा से आपका क्या आ जाता है, तो कोरबा से आपका लोहा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ से आपका तेंदुला टैंक से और डल्ली राजहरा से क्या आ जाता है, लोहा आ जाता है और यहाँ से विद्युत आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी कच्चे माल की सारी उपलब्धता मौजूद है और इसीलिए ये संयंत्र यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, अब हम बात दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की करेंगे। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र याद रखना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम मतलब जो है ब्रिटेन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से इसको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है और 1962 में जो है इसमें जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी से इसमें स्थित है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला की खान है और झरिया झारखंड में, तो यहाँ से कोयला मिल जाता है। लौह इस्पात जो है नोआ मंडी से प्राप्त हो जाता है। नोआ मंडी कहाँ पर है, तो झारखंड में है। दुर्गापुर कोलकाता रेल जो दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है, इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कारपोरेशन से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ भी हर चीज उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं पहले। तो ये दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, ये लगाया गया है रानीगंज से और झरिया से कोयला आ जाता है। दामोदर नदी का पानी मिल जाता है इसको। इसके अलावा वीर मित्रपुर से जो है चूना पत्थर आ जाता है। नोआ मंडी से आपका लोहा आ जाता है। ठीक है, ये सब क्षेत्रों से लोहा इसको मिल जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो है कोलकाता और दिल्ली मार्ग पर स्थित है रेलवे। तो यहाँ से दिल्ली को जो इस्पात आता है तो इसे यहीं सबसे दिल्ली को इस्पात पहुँचता है। केरल और जो है आपका जो है ये पंजाब, हरियाणा और जो है आपका ये तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में ऐसे रेलवे के माध्यम से लोहा पहुंच जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र देख लेते हैं। तो बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो याद रखना ये आपका जो है झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखना ये किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। तो यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनतम सिद्धांत के आधार पर की गई थी। तो परिवहन लागत जहाँ मतलब कम लगे इसलिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से जो है राउरकेला प्रदेश से लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। तो वहाँ से लोहा आ जाता है राउरकेला से और यहाँ से कोयला चला जाता है वहाँ पे। और अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कारपोरेशन द्वारा कर दी जाती है। तो दामोदर घाटी कारपोरेशन में बहुत सारे विद्युत केंद्र लगाए गए हैं और वहां से विद्युत का उत्पादन हो जाता है और वो इनको मिल जाता है। इसको भी हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये बोकारो जो है इस्पात संयंत्र है, इसे झरिया से जो है और क्या मिल जाता है, कोयला मिल जाता है। दामोदर नदी का पानी मिल जाता है। वीर मित्रपुर से आपका चूना पत्थर चला जाता है और जाता है गुर जो है गुरुमही सानी और बादाम पहाड़ और जो है इन क्षेत्रों से लोहा चला जाता है। इसलिए ये सब क्षेत्रों में सब चीजें मिल जाती हैं। इसलिए बोकारो इस्पात संयंत्र की भी स्थापना इसीलिए यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है अन्य इस्पात संयंत्र। तो चतुर्थ योजना के समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर लगाए गए। ठीक है, जहाँ कच्चे माल नहीं थे वहां लगा दिए गए। तीनों संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित किए गए, क्योंकि दक्षिण भारत में ज्यादा जो है स्थापित नहीं किए गए थे, सब उत्तर भारत में थे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित जो है बिजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। यहाँ पे जो है बंदरगाह के निकट लगा दिया गया, जिससे यहाँ से आयात निर्यात आसानी से की जा सके। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और जो है इसकी पत्तन आधारित लाभप्रद है, मतलब यह बंदरगाह से इसको जो है काफी लाभ मिलता है। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है होसपेटे कर्नाटक में विकसित किया गया है। तो याद रखना विजयनगर भी जो है लगाया गया है दक्षिण भारत में। इसमें स्वदेशी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों में लौह अयस्क
और चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया था। तो सेलम में भी इस्पात संयंत्र लगाया गया है और यहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उपयोग होता है। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अधिक देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयां अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती हैं और उसे विद्युत भट्टियों में गला करके और इस्पात बनाती है। तो जो याद रखना, लोहा खराब हो जाता है उसको उपयोग करते हैं रद्दी कोयले को, और उससे बहुत सारे इस्पात बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार मैप के थ्रू हम समझते हैं कि किन केंद्रों में इस्पात संयंत्र ज़्यादा लगाए गए हैं। ये भारत का मैप है, आप देख सकते हैं। इसमें आसनसोल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और बोकारो के सारे इस्पात संयंत्र यहाँ क्यों लगाए गए हैं? यहाँ क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि यहाँ कच्चा माल नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं लगाए गए हैं। तो यहाँ लगाए जाने का कारण ये है क्योंकि यहाँ कच्चा माल पाया जाता है। यहाँ चूना पत्थर, यहाँ पर आपका मैंगनीज, यहाँ पर लोहा, यहाँ पर कोयला सब पाया जाता है और परिवहन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इसीलिए इसी केंद्रों में लोहा ज़्यादा बनता है, इस्पात ज़्यादा बनता है। और आपका दक्षिण भारत में एक मात्र है भद्रावती, जहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ कोयला नहीं पाया जाता है तो मशीनों द्वारा लोहे को पिघलाया जाता है, गलाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र थे जिसको मैंने मैप के माध्यम से बताया है। तो जब हम मैप के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत भी है। अब हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने किसको देखा था? तो इस्पात उद्योग देखा था, लौह इस्पात उद्योग। अब हम लोग सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे और सूती वस्त्र उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहां पर बाजार होते हैं। तो बाजार के निकट महानगरों में लगाए जाते हैं। ठीक है, कच्चे माल के निकट ये नहीं लगाए जाते हैं। तो लिखा है सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। तो याद रखना, प्राचीन काल में और मध्यकाल में कुटीर उद्योग के तहत सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल के कैलिको, छीट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारे यहाँ शुरू से ही कपड़े का उत्पादन हो रहा है। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। तो हमारे यहाँ वस्त्र सूती कपड़े की मांग है क्योंकि हमारे यहाँ देश उष्णकटिबंध में पड़ता है, अधिकांश यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए सूती कपड़े की डिमांड हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इसको स्थापित किया गया। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। तो कपास का उत्पादन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये भी एक कारण था। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो हमारे यहाँ श्रमिक भी उपलब्ध थे। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहे और इस प्रक्रिया में उनकी कुशलता पक्की हो गई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया। तो हमारे यहाँ कपड़ा पहले विदेशों से आता था, इसीलिए महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो वह कच्चे माल को कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल, तो मैनचेस्टर लिवरपूल ये कपड़ा औद्योगिक केंद्र है। कहाँ पर? तो ये है आपका इंग्लैंड में स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे। तो प्रारंभ में हमारे यहाँ से कच्चा माल सूती होता था, कपास, वो निर्यात करते थे और वहाँ कपड़ा बनाया जाता था मैनचेस्टर में और लिवरपूल में। और वहाँ तैयार माल को बेचने के लिए भारत लाते थे। तो वहाँ उत्पादन करते लिवरपूल और मैनचेस्टर में और वहाँ से ला करके भारत में उसको बेचा जाता था। भारत एक बाजार बन गया इनके लिए। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। तो यह कपड़ा सस्ता भी होता था जो विदेशों से आता, क्योंकि मशीन से बनता था। और हमारे यहाँ कुटीर उद्योगों से के तहत कपड़ा बनता था तो महंगा होता था, हाथ से बनता था, उसमें काफ़ी मेहनत लगती थी। इसीलिए लोग ये कपड़ों को पसंद करते थे और महात्मा गांधी ने इसीलिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन भी चलाया था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। तो हमारे यहाँ पहली सूती मिल कब स्थापित की गई? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई में। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। यहाँ से याद रखना, महाराष्ट्र से और गुजरात से इसको कोयला भी सूती कपास भी मिल जाता था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाथ से कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये बहुत काफी महंगे होते थे। मुंबई पत्तन तक लाई जाती थी, इसीलिए
जो है कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था और उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी की उपलब्धता थी यहाँ, क्योंकि बहुत बड़े पूंजीपति भी लोग थे। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यहाँ श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र था। तो याद रखना ये महानगर था, इसलिए यहाँ पे श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसीलिए मुंबई में वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। इसीलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आराम जो है आसपास से ही मिल जाते थे और सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों को आयात इंग्लैंड से किया जाता था। तो इंग्लैंड से मशीनें आ जाती थी क्योंकि वो बंदरगाह के पास भी था। बाद में 2 और मिलें शाहपुर मिल और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई और 1947 तक भारत में मिलों की संख्या जो है सूती मिलों की संख्या जो है 423 तक पहुंच गई। लेकिन देश के विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और इस उद्योग को बड़ा जो है प्रतिसरण झेलना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा? तो जब विभाजन के बाद इस उद्योग को सूती वस्त्र उद्योग को क्यों जो है हानि झेलनी पड़ी? तो जब देश का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बट गया तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है कपास ज़्यादा पाया जाता था। तो कपास का अधिकांश क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और मिलें कहाँ रह गई? भारत में। तो मिलों को कच्चे माल की जो है कमी हो गई। तो लिखा भी है आगे, इसका जो है कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। तो हमारे यहाँ मिल ज़्यादा रह गई और क्षेत्र कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। तो कच्चे माल की कमी हो गई। तो ये हमें शुरू में झेलना पड़ा जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे जो है पुनर्लाभ की स्थिति आई और अंततः यह उद्योग फिर से विकसित हो गया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर में। तो विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघों, खादी सहित और विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। संगठित सेक्टर के उत्पादकों में तेजी से कमी आई और यह 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घट करके 2000 में केवल लगभग 6% रह गया। तो याद रखना सरकारी सेक्टर में इसकी मांग क्या हो गई? धीरे धीरे मतलब एक कम होने लगा। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र जो है हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत करघों का अधिक उत्पादित किया जाता है। तो याद रखना हमारे यहाँ हाथ के स्थान पर मशीनों जो कपड़ा बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेजी आ गई। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। याद रखना कपास का कभी वजन घटेगा ही नहीं। अतः यह दूसरे कारकों जैसे जो है करघों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक और पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। मतलब कच्चा माल नहीं, बाकी चीज़ों को निर्धारित करता है। वर्तमान में उद्योगों को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं? बाजार के निकट। और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि बाजार में जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे कपड़ा वहाँ बनता जाएगा। तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है, अतएव तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण था। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई, तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी और जब जनसंख्या बढ़ी तो कपड़े की डिमांड बढ़ गई, इसीलिए हमारे यहाँ कपड़ा बनाना और तेज शुरू कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योगों को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों का उपयोग करने लाने का आह्वान किया गया था। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरे सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर भी एक सूती कपड़ा केंद्र है जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मदुरई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त सोलापुर, बड़ोदरा सूती जो है वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो उत्तर भारत में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। याद रखना सूती वस्त्र के लिए कानपुर जाना जाता है चमड़ा उद्योग के साथ साथ। पत्तन की सुविधा के कारण जो है कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई। तो याद रखना वहाँ बंदरगाह था इसीलिए वहाँ मिल स्थापित की गई सूती। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला। तमिलनाडु में इस उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता थी, तो वहाँ विद्युत का उत्पादन ज़्यादा होता था, इसीलिए वहाँ पर ये उद्योग तेजी से स्थापित किए गए।
उज्जैन, भरूच, आगरा, जो हाथरस, कोयम्बटूर और जो है तिरुनेलवेली जैसे आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादन केंद्रों मतलब क्षेत्रों से उनके दूर होते हुए भी उद्योग की स्थापना की गई। तो इन क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र उद्योग लगा दिए गए। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहां एक या एक से अधिक अनुकूल जो है अवस्थितिक कारक विद्यमान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार और सस्ते स्थानिक श्रमिक और विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, किसके लिए? सूती कपड़े के लिए। वर्तमान में अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो वर्तमान में अहमदाबाद, भिवाड़ी, सोलापुर को जो है कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र हैं और कपास उत्पादक केंद्रों के निकट स्थित हैं। जहाँ कपास होता है वहीं पर इनको क्या किया गया है? लगा दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र के उत्पादक होते हैं, मतलब उत्पादक है। यहाँ भी जो है सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं और उनमें से अधिकांश कपड़ा ना बना करके सूत का उत्पादन करती हैं। तो याद रखना, सूत काटे जाते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु की लगभग आधे से अधिक मिलें अवस्थित होने के कारण इसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। कौन? कोयम्बटूर। इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मैंने अभी बताया। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तुतिकोरिन जो है थंजावुर और जो है आपका रामानामपुरम और सेलम आदि दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तरी भागों, जहां पर कपड़ा मतलब जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो क्षेत्र किससे सटा हुआ है? तो जो क्षेत्र किससे सटा हुआ है? महाराष्ट्र से। तो जो कर्नाटक का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र से सटा हुआ, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, कपास पाया जाता है, तो वहाँ भी उद्योग स्थापित किए गए। जहाँ जो है देवनगरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर और बंगलुरु महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में अवस्थित है। वहाँ अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कहाँ पर? तेलंगाना के हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर गाजियाबाद में है। हाथरस, सहारनपुर और आगरा, लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित हैं। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण जो है केंद्र हैं किसके? सूती कपड़े के। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात से सूती कपड़े के उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। याद रखना, सूती कपड़े के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है और वर्तमान में 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है सूती कपड़े से। ये बात याद रखना, ठीक है। ये नया डाटा है। सूती कपड़े को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो जो टेरिकॉट का कपड़ा आता है उससे आजकल सूती कपड़े को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करना पड़ रही है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की और कौन सी अन्य समस्याएं हैं? तो अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जिसको जैसे आपका जो है विदेशों में कपड़े की मांग तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन और देशों के जो कपड़े बनते हैं उससे थोड़ा प्रतिस्पर्धा हुई होती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको मैप भी देख लेते हैं कि मैप पे सूती कपड़े केंद्र कहाँ कहाँ पर भारत में स्थित हैं। यहाँ पे मैप के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को देख सकते हैं। जैसे उत्तर भारत में सहारनपुर, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और ये मुरादाबाद, ये पूरा क्षेत्र किसका है? सूती कपड़े का है। दक्षिण भारत में मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, कोलकाता का क्षेत्र है। लेकिन आप दक्षिण भारत देखेंगे तो ये आप गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक ये पूरा क्षेत्र जो है भरा पड़ा है। किसके लिए? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, उज्जैन, इंदौर, जलगांव जो है, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, ठीक है, कोल्हापुर, सोलापुर, वारंगल जो है, हैदराबाद, इसके अलावा बंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, ये सब केंद्र में जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है और ये सब जो है उत्पादन लगातार कर रहे हैं। और यही क्षेत्र है जहाँ पे कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से जब हम समझते हैं तो हमें चीज़ें क्या हो जाती है, अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चीनी उद्योग के बारे में बात करते हैं। चीनी उद्योग एक ही भार ह्रास उद्योग है और इसके जो है अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है और भारत में कहाँ कहाँ चीनी का उत्पादन होता है। अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग सबसे बड़ा कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है और दूसरा चीनी उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह भारत के मतलब यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है।
इसके अतिरिक्त गन्ने से जो है खांडसारी और गुड़ भी बनाया जाता है। यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। तो ये भी याद रखना, चीनी उद्योग भी बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे अप्रत्यक्ष हो। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग होता है। तो चीनी उद्योग हमेशा नहीं चलते हैं। जब जो है गन्ने की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, और तब मिल चलती है, और मार्च अप्रैल मई तक मिल बंद हो जाती है। तो इसीलिए एक मौसमी उद्योग होता है। ठीक है, तो जब गन्ना रहता है तभी मिल चलती है, जब गन्ना खत्म हो जाता है खेतों से तो मिल बंद हो जाती है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950-51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या 600 कितनी 62 हो गई थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो लगभग 800 चीनी मिलें भारत में काम कर रही हैं। ठीक है, उद्योग की अवस्थिति क्या है? गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल होती है। याद रखना, जब इसे काट देंगे तो इसके रस जो है धीरे धीरे सूख जाता है, तो इसलिए इसको हम भार ह्रास उद्योग कहते हैं। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर के ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती जाती है। तो जो मीठापन होता है वो क्या हो जाता है? सूखने लगता है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक जो है चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इसीलिए गन्ने को ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जाता। इससे किसानों का नुकसान भी होता है, क्योंकि वो भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और भार के अनुसार ही गन्ने का पैसा मिलता है। अतः इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित होते हैं। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। ठीक है, तो याद रखना, पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में हो गया है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, जो एक सकरी पट्टी के रूप में उत्तर में जो है मनमाड़ से लेकर के दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत हैं। इसमें से 87 मिलें जो है सहकारी क्षेत्र की हैं। तो सहकारी सेक्टर की चीनी मिलें यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़्यादा लगी हुई हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, अब पहला स्थान हो गया, महाराष्ट्र का दूसरा हो गया है। तो डाटा ये चेंज होता रहता है। तो चीनी उद्योग दो पेटियों गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेशों में केंद्रित हैं। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब है और तराई क्षेत्र है, वहाँ पर चीनी मिलें ज़्यादा हैं। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले जो है लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच हैं, जहाँ पर चीनी मिलों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तीसरा चीनी उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपका है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवनमलाई जो है वल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित हैं। कर्नाटक चौथा है में बेलागावी, बेलारी, मांड्या और शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी जो है आपका, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम तेलंगाना के निजामाबाद जिले में और मेडक जिले में स्थित है। तो इन जिलों में जो है भी चीनी मिलें कहीं कहीं लगाई गई हैं जहां गन्ना का उत्पादन होता है। इसके अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य जो है चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा, गया मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब का सापेक्षित महत्व कम हो गया है। यद्यपि जो है गुरदासपुर, जलंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर अब भी जो है प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र है। तो याद रखना, ये आपका बिहार में ये आपका पंजाब में भी जो है चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। हरियाणा में चीनी मिलें जो है यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, जो अमरेली, आपका बालसड़ और जो है भावनगर जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित हैं। तो जहाँ जहाँ चीनी मिलें लगाई गई हैं सबका विवरण यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। तो पेट्रो रसायन उद्योग वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर रिफाइनरियाँ होती हैं। तो रिफाइनरी से ही पेट्रो रसायन उद्योग
विकसित हुआ है? तो लिखा है उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। तो पेट्रो रसायन वर्ग आज तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योगों की इस श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसको पूरा करना कठिन हो गया है। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ है। अपरिष्कृत पेट्रोल जो कच्चा तेल होता है से कई जो है चीजें बनाई जाती हैं। उसी चीज को यहाँ लिखा है, प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो पेट्रोल बनाया जाता है उसके साथ कई उत्पाद बनते हैं। क्या क्या बनते हैं आगे बताया गया है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योगों के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। तो पॉलीमर बनता है, कृत्रिम रेशा बनता है, इलेक्ट्रोमर्स बनता है और पृष्ठ जो है सक्रियक बनता है। तो ये सारी चीजें क्या बनती हैं? पेट्रोलियम से ही बनाई जाती हैं। आगे लिखा है मुंबई शैल रसायन उद्योगों का केंद्र है। तो मुंबई जो है यहाँ पर इसका जो है उद्योग काफी विकसित है। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर गांधीनगर और हजीरा गुजरात में जो है, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित हैं। ये सब उद्योग उसी से जुड़े हुए हैं। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। पहली भारतीय पेट्रो रासायनिक जो है कारपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक सेक्टर में आती है। तो ये सरकार की कंपनी है और ये जो है उसी के अंदर में काम करती है। दूसरा है आपका, जैसे यहाँ क्या क्या उत्पादन होता है, या विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशों से बने सक्रियक का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा कौन केंद्र है? पेट्रो जो है फिल्स कारपोरेटिक लिमिटेड, जो भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। ये भी स्थापित किया गया है। और यह पॉलिस्टर, तनु और सूत और नायलॉन और जो है चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ोदरा और नलधारी संयंत्रों से करता है। और तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो है पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण का प्रदान करता है। तो ट्रेनिंग का काम ये करता है। तो 3 ही प्रमुख उद्योग हैं जिसके द्वारा जो है पेट्रो रसायन उद्योग को काफी व्यापकता मिली है। आगे लिखा है सार्वजनिक सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद अन्य जो है कंपनियां बनी। मुंबई, बरौनी कहाँ है आपका? बिहार में। मैटूर जो है पिपपरी और जो है रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पाद है। यह तो बंगाल में है। लगभग 75% इकाइयां लघु पैमाने के सेक्टर में हैं। यह उद्योग पुनः चक्रीय मतलब रिसाइकिल प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है। जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं तो उसको रिसाइकिल करके उसका भी यूज करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संलिप्त तंतु जो हम सिंथेटिक फाइबर होता है का अपने मजबूती, टिकाऊपन और प्रक्षालनता, धोने, पन्ना जो है सिकुड़ने के कारणों के कारण इसका प्रयोग जो है व्यापक रूप से कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना, जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसका उपयोग क्या करते हैं हम? कपड़ा बनाने करते हैं। ये भी जो है रसायन उद्योग से ही निकाला जाता है। आगे लिखा है नायलॉन। नायलॉन की रस्सी देखा होगा। नायलॉन और प्लास्टिक का धागा बनाने के संयंत्र कोटा में, पिपरी कहाँ पर है? बंगाल में। मुंबई, मोदी नगर कहाँ पर है आपका? ये गाजियाबाद में। पुणे, उज्जैन, नागपुर और जो है ऊंधना में लगाए गए हैं। कोटा और बड़ोदरा में जो है एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। ये भी एक तरह का कपड़ा होता है, टेरिकॉट कपड़े की तरह होता है। यद्यपि प्लास्टिक जो है हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपृथक्करणीय वस्तु बन चुकी है। मतलब इसको हम पृथक नहीं कर सकते। प्लास्टिक का यूज हम कहीं न कहीं हमेशा करते रहते हैं और हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है। परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? याद रखना, जो चीज़ें मिट्टी में सड़ गल जाती हैं उसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरण, और जो नहीं सड़ती गलती है उसे हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरण। तो ये जैव निम्नीकरण नहीं होता प्लास्टिक, तो प्लास्टिक नहीं सड़ता है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। तो यह लिखा है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण नहीं होने के कारण यह जो है पर्यावरण के लिए क्या होता है? खतरा होता है प्लास्टिक। इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के जो है उपयोग को हतोत्साहित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? तो ये जलाने से वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी मिल जाएगा तो मृदा प्रदूषण होगा, ठीक है, जल प्रदूषण होता है, इससे कचरा ज़्यादा होता है, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्ञान आधारित उद्योग, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? ज्ञान आधारित उद्योग। ये सब दिमाग के खेल द्वारा ये उद्योग चलते हैं, दिमाग का प्रयोग करके नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो लिखा है, अवगम प्रौद्योगिकी उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए जो है नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। तो सॉफ्टवेयर उद्योग हमारा कैसा उद्योग है? ज्ञान आधारित उद्योग होता है, और आजकल इसका विकास तेजी से हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हमारे यहाँ हो रहा है, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा तेजी से जो है ये सेक्टर ये क्या कहते हैं, प्रभाव जमा रहा है। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है, और भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क बना डाले हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क हमारे देश में बन रहे हैं, जैसे लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, पुणे में, इंदौर में। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिभा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण प्राप्त कर लिया है। अवगम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। इस विकास का मुख्य जो है प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग दुगना हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर उद्योग भारत में तेजी से रोजगार को भी क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास। तो 1991 में मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो वित्त मंत्री थे, और उन्होंने जो है नरसिम्हा राव के जो प्रधानमंत्री थे, दोनों लोगों ने मिल करके उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाया। तो उससे जो है हमारे देश में तेजी से उद्योगों का विकास हुआ। उदारीकरण का मतलब यह सिंपल है कि हमने अपनी नीतियों को उदार कर लिया और विदेशी कंपनियों को भी अपने देश में आने की अनुमति दे दी और लाइसेंस व्यवस्था को हटा दिया। तो हम उदारीकरण को अपनाया। निजीकरण मतलब होता है हमने प्राइवेट कंपनियों को आने दिया, अपने देश में स्थापित करने दिया। और वैश्वीकरण है हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ दिया। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LPG कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, उदारीकरण ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बदला है। तो लिखा है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता को लाभकारी योजनाओं में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना है। इसीलिए हमारे यहाँ नई औद्योगिक नीति भी अपनाई गई कि हमें पूरे दुनिया में ऐसी जो है प्रतिस्पर्धा रखना है कि जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। इस नीति के अंतर्गत जो है किए गए उपाय क्या थे? तो हमने पहला उपाय क्या किया? औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, मैंने अभी बताया। तो उदारीकरण अपना लिया हमने। विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश कराया हमने नई आर्थिक नीति में। विदेशी निवेश नीति को हमने उदार बना दिया। पूंजी बाजार में अभिगम्यता ला दिया, मतलब हमारे यहाँ पूंजी बाजार में खुले तरीके से व्यापार हो सके। खुला व्यापार का अपनाया गया। जो है प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन किया गया, मतलब जो हमारे यहाँ ऐसे जो प्रतिबंध लगे थे उन सबको समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण किया गया। नीति के 3 मुख्य लक्ष्य थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी के द्वारा हमने जो है क्या किया, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़ करके से सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दिया गया। तो 6 उद्योग को छोड़ करके लाइसेंस व्यवस्था को सभी उद्योगों के लिए क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसको कहते हैं उदारीकरण। हमने अपनी नीति में उदार ला दिया। ठीक है, साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए जो है हमने क्या किया, तो सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटा करके 4 कर दी। तो सार्वजनिक सेक्टर के हमने उद्योगों की संख्या भी क्या किया, कम कर दिया और 17 से 4 कर दिया। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में उसको जो है हमने क्या किया, जो है निविष्ट पदार्थ और रेलवे जो है सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे। तो याद रखना, जो अंतरिक्ष विभाग है और जो आपका रेलवे है, इसको जो है अभी सरकार के अधीन रखा गया। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और काम जो है गारों को देने का निश्चय किया। ठीक है, संपत्ति देहली जो है
की सीमा समाप्त कर दी गई। तो जो संपत्ति की सीमा रखी गई थी उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रही। अब आप कोई भी जो है न लाइसेंस की जरूरत है और ना ही कोई अनुमति की जरूरत है, आप उद्योग लगा सकते हैं। केवल उन्हें निर्धारित आरूप में दिए गए जो है वितरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती थी। ठीक है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधा विदेशी जो है निवेश जो है हमने क्या किया, सीधा जो विदेशी निवेश होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया। FDI घरेलू निवेश और उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंधन कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा जो है लाभ प्रदान करता है। तो FDI के माध्यम से जब कोई कंपनी आती है तो प्रत्यक्ष जो है पैसा लगाती है, तो उससे देश में रोजगार भी मिलता है और नई नई कंपनियां खुलती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ तथा सरकार ने विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुंच को सहमति दे दी। मतलब आइए और आसानी से आप जो है पैसा लगाइए और आपको जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में या तो उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया। ठीक है। आगे लिखा है औद्योगिक नीति में उदारता, घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब उसे कहते हैं जो विदेशी कंपनियां होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय जो है दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो है दिखाई गई। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया। मतलब कि अब प्राइवेट कंपनियां जो है भारत में खनन करने लगी, दूरसंचार व्यवस्था में आ गई और सड़कें बनाने लगी। तो सरकार जो काम करती थी वो सब काम किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे लिखा है जो है इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आशाओं के अनुकूल नहीं था। मतलब फिर भी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में नहीं आई। स्वीकृति और वास्तविक विदेशी निवेश में बहुत अंतर था, यदि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है। इस निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और खाद्य और दूध उत्पादों से लगाया जा चुका है। तो आज जो है हर क्षेत्र में भारत जो है तेजी से उन्नति कर रहा है और हर क्षेत्र में FDI तेजी से आ रहा है। आगे लिखा है वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। मैंने अभी बताया था, जब अपने देश की अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम, संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जाने लगे, तो अब कोई रोक टोक नहीं रही। घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया के व्यापक उपयोग और विदेशी निवेशकों और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बना करके वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, ये काम किया गया। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया जो विदेशी कंपनियां होती हैं उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और सहयोग के लिए विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब यह हुआ कि विदेशी कंपनियां आएंगी, भारत की कंपनियों के साथ साझा रूप से उत्पादन कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ हीरो होंडा, तो हीरो कंपनी कहाँ की थी, तो हीरो कंपनी भारत की, होंडा कहाँ की थी, जापान की, मिलकर एक गाड़ी बनाया हीरो होंडा। पहले जो है शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी ला करके बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को क्रियान्वित करना और तब या आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे नीचे लाना। निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है विनिमय दर व्यवस्था को चुनना, ये सारे काम किए गए। ठीक है। अब हम लोग भारत के औद्योगिक प्रदेश को देखते हैं। भारत में कितने औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। तो देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। उद्योग कुछ अनुकूल जो है अवस्थितिक कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित
हो जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कच्चे माल होते हैं जिन कारण ऐसे केंद्रित हो जाते हैं। उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कर्मियों की संख्या, औद्योगिक जो है उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्तियों की मात्रा, कुल औद्योगिक निर्गत, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य आदि। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का सविस्तार विवरण आगे दिया गया है। तो सबको पहले हम एक बार अलग से देखेंगे पहले और मैप के माध्यम से देख करके और फिर सबके बारे में हम विशेषताओं को पढ़ेंगे। यहाँ देखो लिखा है औद्योगिक प्रदेश और जिले। तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश भारत में 8 हैं। तो 8 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? मुंबई जो है पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली कोलकाता औद्योगिक प्रदेश, बेंगलुरु जो है तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो है औद्योगिक प्रदेश। तो ये टोटल भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैप पे, गुरुग्राम मेरठ और दिल्ली औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार दूसरा औद्योगिक प्रदेश, हुगली तीसरा औद्योगिक प्रदेश, गुजरात चौथा औद्योगिक प्रदेश हो गया। ठीक है, पांचवा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया, बेंगलुरु और तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश हो गया, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया और विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया। तो टोटल 8 बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं और हर औद्योगिक प्रदेश की अपनी अलग विशेषता है, जिसको अभी हम अलग से इसको समझेंगे। इसके अलावा भारत में लघु औद्योगिक प्रदेशों की संख्या कितनी है? 13। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 13 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? अम्बाला अमृतसर, सहारनपुर मुजफ्फरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश का, इंदौर देवास और आपका जो है उज्जैन मध्य प्रदेश का, अजमेर और जो है जयपुर राजस्थान का, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ जो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक का, उत्तरी मालाबार केरल का, मध्य मालाबार केरल का, आदिलाबाद निजामाबाद आपका तेलंगाना का, इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर आपका जो है उत्तर प्रदेश का, भोजपुर मुंगेर आपका बिहार का, दुर्ग और रायपुर छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर कोरबा छत्तीसगढ़ का, ब्रह्मपुत्र घाटी जो है आपका ये असम का। औद्योगिक जिले कौन कौन से हैं? 15 औद्योगिक जिले कौन कौन से हैं? कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में, कटक उड़ीसा में, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर और बरेली ये सब औद्योगिक जिले हैं। तो भारत में इसी तरह से तमाम औद्योगिक प्रदेश और जिले बनाए गए हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तो मुंबई और पुणे औद्योगिक प्रदेश की विशेषता क्या है हम सब जानेंगे। तो लिखा है यह मुंबई थाने से पुणे और नासिक और सोलापुर जिलों के जो है सहस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त यह रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव जिले में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है, तेजी से फैल रहा है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग है, क्योंकि यहाँ कपास भी होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो लिखा है मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। तो नम जलवायु क्यों है? यहाँ ना यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए जो है ये आपका क्या कहते हैं, रुई के जो धागे बनते हैं वो टूटते नहीं हैं। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला और इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता है और इस उद्योग की आवश्यकता को पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया है। तो यहाँ तेजी से जो है सूती वस्त्र उद्योग तेजी से फैलता चला गया। ठीक है, आगे लिखा है सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुआ। तो मुंबई वाले प्रदेश में रासायनिक उद्योग, तो पहला कौन उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा रासायनिक उद्योग। पर मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल दिया। यहाँ विद्युत का उत्पादन ज्यादा होने लगा। इसके अतिरिक्त यहाँ और क्या क्या होता है? अभियंत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा जो है, संश्लिष्ट जो प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत जो वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य उद्योगों का विकास हुआ है। तो इस प्रदेश में इन सब चीज़ों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, थाने, ट्राम्बे, पुणे, पिपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं, इसके जिले हैं जहाँ पर उद्योगों की स्थापना की गई है।
अगला है हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? ये बंगाल में है, तो ये याद रखना, ये जूट उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, याद रखना। तो लिखा है हुगली प्रदेश नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में जो है बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया। तो सबका योगदान रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहाँ अंग्रेजों ने इसकी स्थापना किया था इस औद्योगिक प्रदेश का। इसका विकास हुगली नदी पर पत्तन के बनने के साथ प्रारंभ हुआ। बाद में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेल मार्गों और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, इससे पहले नील का प्रसंस्करण और बाद में जूट संसाधनों से ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और कोयला मतलब छोटानागपुर के पठार के लोअयस के निक्षेपों के साथ मिलकर के इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया। तो सब ने मिलकर के इसको अलग अलग राज्यों के माध्यम से सहयोग मिला। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया। तो याद रखना, इस औद्योगिक प्रदेश में श्रम मतलब मजदूर कहाँ से मिले? तो उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से और उड़ीसा से। कोलकाता ने जो है अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है। कब से? तो ब्रिटिश भारत राजधानी कब से रहा है कोलकाता? तो 1773 से लेकर के 1911 तक रहा है, ठीक है। होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया है। 1855 में यहाँ जो है रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक जो है औद्योगिक जो है सम्मोहन के युग का प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ जूट मिल की स्थापना भारत में कब की गई? 1855 में, डलहौजी के समय में। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और जो है भटपारा में है। 1947 में देश के विभाजन ने इस जो है औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है, ठीक है, जो है पनपा है। इसके अलावा और यहाँ क्या क्या होता है? तो कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनें, विद्युत, रासायनिक, औषधीय, उर्वरक, पेट्रो रासायनिक उद्योग का भी विस्तार हुआ है। कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन भी होता है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? कोलकाता है, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर जो है, रिसरा, शिवपुर जो है, नेहाटी जो है, गुरिया, काकीनारा, श्यामनगर, टीकागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिरला नगर, बांसबेरिया, बेलगुरियन, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका प्रमुख कारण है। तो तेजी से इसका पतन भी हुआ है, क्योंकि यहाँ जूट उद्योग तेजी से क्या हो गया है? नुकसान हुआ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका बंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। तो यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित था। याद रखना, बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में, और चेन्नई तमिलनाडु, दोनों में यह औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है। लेकिन अब वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैले हुए हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास जो है पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर होता है। यहाँ पे जल विद्युत द्वारा जो बिजली मिलती है, इसीलिए इस जो है प्रदेश का विकास हुआ है। 1932 में बनाया गया। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण, याद रखना, यहाँ कपास उत्पादन भी होता है, तो यहाँ भी सूती कपड़ा बनता है। तो कपास उत्पादन क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए यहाँ पे। सूती मिलों के साथ ही जो है करघा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बंगलौर में स्थापित किए गए। वायुयान जो है, मशीन उपकरण, टेलीफोन, भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। तो इन सबका उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा किसका उत्पादन होता है? टेक्सटाइल का, मतलब कपड़े का, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबड़ का सामान, दवाएं, एल्यूमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चेन्नई में जो है पेट्रोलियम परिशोधनशाला भी है, मतलब रिफाइनरी भी है। सेलम में लौह इस्पात संयंत्र भी है और उर्वरक संयंत्र, अभिनव विकास के एक सब केंद्र हैं। ये सब यहाँ पर उत्पादन होते हैं। अब आते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तो गुजरात औद्योगिक प्रदेश में सबसे प्रमुख उद्योग कौन है? पेट्रोलियम उद्योग। तो लिखा है इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ौदा के
बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक भी और पश्चिम में जो है ये जामनगर तक फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से भी संबंधित है। यहाँ सूती वस्त्र की जब मिलें खोली गई तो इस उद्योगों का विकास, यहाँ पर प्रदेश का विकास तेजी से हुआ। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र जो है उद्योग का क्षेत्र बन गया। यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला। यहाँ कच्चे माल का भी और बाजार दोनों मिला। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना जो है अंकलेश्वर में, बड़ोदरा, जामनगर के चारों ओर हुआ। तो याद रखना, इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग भी और पेट्रो रसायन उद्योग का तेजी से विकास हो, क्योंकि यहाँ तेल का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो है कांडला बंदरगाह भी है। तो कांडला बंदरगाह ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया है। कोयली क्या है? कोयली गुजरात में एक कोयला पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो कोयली में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। तो कोयली याद रखना एक रिफाइनरी भी है गुजरात में। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है और कपड़ा, सूती, सिल्क और कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य जो है उद्योग भारी और आधार रासायनिक, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादन और खाद्य जो है प्रक्रमण इस उद्योग की विशेषता बन गया। अभी हाल में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई है। ये रिलायंस द्वारा इसको यहाँ पर एक जो है पेट्रोलियम स्थापित किया गया है, मतलब रिफाइनरी। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत और वलसाड और जामनगर प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पे ये औद्योगिक प्रदेश है और जहाँ पे उत्पादन होता है। अगला औद्योगिक प्रदेश है आपका छोटा नागपुर का पठार। यहाँ कोयला पाया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा होगा। तो लिखा है यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो 3 राज्य में यह औद्योगिक क्षेत्र फैला हुआ है और भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश से भारी उद्योगों की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, जो छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र है आपका उद्योग क्षेत्र है, वहाँ पर 6 इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं 3 राज्यों में। कौन कौन से? जमशेदपुर झारखंड में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में, राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थापित किया गया। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊष्मीय और जल विद्युतीय शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया। यहाँ से विद्युत दामोदर घाटी से मिल जाता है। बांध बना के जो किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त हो जाता है। तो बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से यहाँ श्रमिक मिल जाते हैं इस प्रदेश को। आगे लिखा है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है और भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद जो है, चौबासा, सिंधरी जो है, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर प्रमुख इसके औद्योगिक केंद्र हैं। और डालमिया नगर कहाँ है? तो कि बिहार के दक्षिण में है। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश क्या है? यह प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम जिले से लेकर के दक्षिण में कुर्नूल और जो है प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, पतनों और इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि और खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। गोदावरी नदी के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो गोदावरी नदी में जो आपका कोयला पाया जाता है उससे यहाँ कोयला इसको मिल जाता है। यहाँ पे क्या है? जहाज निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशाला, मतलब यहाँ रिफाइनरी भी लगाई गई है जो पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम, हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। गुंटूर जिले विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात उद्योग जो है संयंत्र बेलाडीला लौह अयस्क का प्रमुख प्रयोग करता है। तो बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वहाँ से विशाखापट्टनम को लोहा चला जाता है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एलूर और कुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक
केंद्र हैं इस प्रदेश के। अब आते हैं गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। तो इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुख हैं। तो याद रखना, यहाँ पर जो है खनिज संसाधन तो पाए नहीं जाते हैं, तो यहाँ छोटे उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्की इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, जो है कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं, जो कि एक बड़े स्तर पर विकसित हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि हुई है यहाँ पर। और दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन, मतलब मथुरा में जो रिफाइनरी है, कारखाना, पेट्रोल, रासायनिक पदार्थों का संकुल है, मतलब केंद्र है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, मथुरा का नाम लिया जा सकता है इस प्रदेश में। ठीक है, आगे लिखा है कोल्लम और तिरुवनंतपुरम प्रदेश, यह आपका केरल में है। तो यह प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम जो है अलियाय, अनराकुलम और अल्लापुच्छा जिलों में फैला हुआ है। बागान, कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी से दूर स्थित होने के कारण या जो है कारण यहाँ क्या क्या हुआ है, तो कृषि उत्पादों का विकास यहाँ ज़्यादा हुआ है और उसी से जुड़े हुए हल्के उद्योगों की स्थापना इस प्रदेश में अधिकता से की गई है। इनमें से सूती वस्त्र उद्योग जो है, इसके अलावा क्या कहते हैं, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो है, इसके अलावा आपका कागज, नारियल, रेशा उत्पादन, एल्यूमिनियम, सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कोची में पेट्रोलियम जो है आपका, ये आपका क्या कहते हैं, रिफाइनरी है की स्थापना की गई है और इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान करता है। कोल्लम जो तिरुवनंतपुरम जो है, अलुआ, कोच्चि, आलापुच्छा और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। तो भारत के जो प्रमुख 8 औद्योगिक केंद्र हैं, इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब आते देखते हैं, लिखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व एक कारण नहीं होता, जबकि बाजार, पूंजी और ऊर्जा कारण होता है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन थी। तो टाटा जो है टिस्को स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। ठीक है, इसके अलावा मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि ये किसके लिए? तो याद रखना, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट था। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और मुंबई एक पतन था, तो उपयुक्त तो सभी कारण होगा इसके लिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है आपका कोलकाता हावड़ा केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक अब जो है महाराष्ट्र हो गया है। पहले महाराष्ट्र पहले था, लेकिन अब महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे हो गया है। ठीक है, तो याद रखना दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। ओके, थैंक यू।